वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल पेनेसियन नॉलेज। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ राहुल गोस्वामी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का पार्ट सेकंड। सो आज का जो ये वीडियो है इसका PDF नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन से आप लोग इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के कुछ पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जैसे कि माउथ के बारे में, बकोफेरिंजियल कैविटी के बारे में पढ़ लिया था। सो जैसे ही हम लोग फूड इनटेक करते हैं तो वो माउथ में जाता है, माउथ में थोड़ा डाइजेशन होता है, उसके बाद वो फाइडिंग्स के थ्रू, ऑसोफेगस के थ्रू, पेरिस्टाल्सिस से वो हमारे स्टमक तक आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब ऑसोफेगस में फूड पार्टिकल होता है, जो फूड हम लोग खाते हैं वो फूड जब हमारा ऑसोफेगस में होता है तो वहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता है। ऑसोफेगस से जैसे ही स्टमक में आता है, स्टमक में आने के बाद डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टमक है क्या, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, ये सब। सो स्टमक जे शेप्ड ऑर्गेन है। जे शेप्ड आप लोग देख सकते हैं, जे शेप्ड है। जे शेप का एक ऑर्गन है जो कि टेम्प्रोरी स्टोरेज होता है फूड का हमारे बॉडी में। उसके बाद हमारे स्टमक में अबाउट 4 to 5 आवर फूड पार्टिकल रहता है, मतलब कि फूड का डाइजेशन हमारे स्टमक में 4 to 5 आवर के लिए होता है। फूड हमारे स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है फूड का। मैकेनिकल डाइजेशन करने का मतलब जैसे कि चर्निंग मूवमेंट हमारे स्टमक में होता है, वो हमारा स्टमक का इनर वॉल्स करता है चर्निंग मूवमेंट। अब चर्निंग मूवमेंट के कारण, चर्निंग मूवमेंट ऐसा कुछ होता है जिसके कारण फूड मॉलिक्यूल या फूड पार्टिकल हमारे स्टमक के अंदर ब्रेक होता है फिजिकली भी, और उसके बाद तो एंजाइम्स और केमिकल के मदद से होता ही है। स्टमक क्या है? जे शेप्ड ऑर्गन है। स्टमक सिचुएटेड कहाँ है? अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। अपर लेफ्ट साइड मतलब अपर साइड, अपर एंड लेफ्ट साइड। अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन मीन्स स्टमक का पोजीशन यहाँ कुछ होता है और ऊपर होता है। अब हम लोग जब फील करते हैं, खा लेते हैं, जब फील करते हैं तो हम लोग यहाँ पर फील करते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग को खाते खाते स्टमक होता है वो भारी होकर लटक जाता है, इसलिए उसका पोजीशन यहाँ कुछ लगने लगता है। लेकिन स्टमक का ओरिजिनल पोजीशन यहाँ होता है, यहाँ इस एरिया में। एब्डोमेन मतलब हो गया ये जो चेस्ट कैविटी हो गया इतना ऊपर, और इसके नीचे का एब्डोमेन हो गया, ये वाला रीजन एब्डोमेन हो गया। सो एब्डोमेन का अपर साइड में लेफ्ट पार्ट में पाया जाता है क्या? स्टमक, जो कि जे शेप्ड ऑर्गन है। ये स्टमक वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब के फॉर्म में, तो स्टमक भी एक ट्यूब ही है, लेकिन ये बहुत वाइड है। इससे ज़्यादा वाइड और कोई चीज़ नहीं है एलिमेंट्री कैनाल में। सो स्टमक वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। अब स्टमक के हम लोग पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये स्टमक का एक स्ट्रक्चर है। सो स्टमक का ये जो पार्ट हुआ इसको फंडस बोलते हैं। ये जो पार्ट हुआ इसको कार्डियक, और ये इसका बॉडी पार्ट हुआ, और ये इसका पाइलोरिक पार्ट। अब अलग अलग बुक्स में कुछ कुछ दिया हुआ है, किसी में फंडस बॉडी पाइलोरिक दिया हुआ है, किसी में फंडस कार्डियक पाइलोरिक दिया हुआ है। सो ऐसे होता 4 पार्ट है जो पढ़ना होता है। सो स्टमक का तो ये 4 पार्ट हो गया। अब देखिए फूड पार्टिकल, ये हो गया है ऑसोफेगस। यहाँ से फूड पार्टिकल आता है, स्टमक में इंटर करता है, यहाँ पर डाइजेशन होता है, और उसके बाद फिर ये यहाँ से होकर निकल जाता है स्टमक से बाहर। सब छोटे बच्चों में होता क्या है? आप लोग देखे होंगे, जब बच्चा छोटा होता है, जब वो दूध पीता है या कुछ भी खाता है तो वो उल्टी कर देता है, वोमिटिंग कर देता है। सो होता क्यों है? उसका मेन रीज़न हम लोग देखते हैं। ये जो ऑसोफेगस है, ये जो आकर जो यहाँ स्टमक से कनेक्ट होता है, आँखों खुलता है स्टमक में, यहाँ पर एक मस्कुलर स्पिंचर पाया जाता है। स्पिंचर मतलब एक तरह से रेगुलेटर होता है जो रेगुलेट करता है फूड पार्टिकल का इन एंड आउट को। सो यहाँ पर एक स्पिंचर होता है जो रेगुलेशन करता है। सो होता है क्या, जब छोटा बच्चा जो होता है, जो छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं या 1 ईयर या 2 ईयर्स के, उनमें ये जो स्पिंचर होता है ये उतना डेवलप नहीं होता है, वीक होता है, जिसके कारण से
फूड जो वो लोग खाते हैं उसका रिवर्स भी चला जाता है, मीन्स कि वो लोग वोमिटिंग कर देते हैं। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं होता, हम लोग डेवलप्ड हो जाते हैं, बड़े होने लगते हैं तो हम लोग का स्पिंचर डेवलप हो जाता है और ऐसा रिवर्स रेगुलेशन नहीं होता है। सो फंडस के बारे में हम लोग जानते हैं, देखते हैं फंडस क्या है। तो फंडस छोटा सा डोम लाइक अपर पार्ट है स्टमक का, डोम लाइक अपर पार्ट है स्टमक का। इसमें ऑफन प्राय इसमें गैस पाया जाता है। अब पेट में गैस बन जाता है तो जो पेन होता है यही रीजन में गैस बनता है। अब पेन होने का तो बहुत सारे कारण होता है, लेकिन गैस बनता है तो यही रीजन में। हम लोग जानते भी हैं कि गैस क्या होता है, गैस सॉलिड लिक्विड ये सबसे हल्का होता है, तो गैस ऊपर ही उठेगा, और ऊपर उठेगा तो कहाँ जाएगा, स्टमक का सबसे अपर पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है, तो यहीं पर आएगा गैस। सो फंडस पार्ट में गैस प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसका कार्डियक पार्ट हुआ, कार्डियक ये वाला कार्डियक पार्ट, ये स्टमक का ओपनिंग है, यहाँ पर स्टमक ओपन होता है, ओसोफेगस आकर यहाँ पर स्टमक में ओपन होता है। उसके बाद इसका बॉडी पार्ट होता है, बॉडी जो कि मेन पार्ट हुआ, मेन पार्ट बोल सकते हैं, मिडिल पार्ट, यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन होता है। उसके बाद इसका पैलोरिक पार्ट हुआ, पैलोरिक पार्ट जो सबसे नीचे वाला ये रीजन देख रहे हैं ना, ये पैलोरिक पार्ट हुआ। पैलोरिक पार्ट के थ्रू फूड पार्टिकल जो भी डाइजेस्ट हो जाता है, जितना भी वो डाइजेस्ट होने के बाद वो इंटेस्टाइन की ओर मूव करता है, तो स्मॉल पैलोरिक ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर खुलता है। सो पैलोरिक क्या है, लोएस्ट पार्ट है स्टमक का, और जाकर स्टमक नहीं, और ये जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। यहाँ पर भी एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है, पैलोरिक स्पिंचर। तो इसके बारे में हम लोग को उतना जानना नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, यहाँ पर पैलोरिक स्पिंचर प्रेजेंट होता है। अब ये जो स्टमक है, इसके जो वाल्स, अंदर में जो वाल्स बने हुए होते हैं, उस पर कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग गैस्ट्रिक या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। अब हम लोग डाइजेस्टिव या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स न्यूमरस ग्लैंड्स होता है। न्यूमरस करने का मतलब कि बहुत सारा संख्या में होता है, मिलियंस ऑफ ग्लैंड्स होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, मिलियंस नंबर में होता है। माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब कि बहुत छोटा होता है, हम लोग नेक डाइट से नहीं देख सकते हैं। और होता कैसा है, एकदम सिंपल होता है, सिंपल टाइप का ग्लैंड होता है। ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, मतलब कि वो अपना सेक्रेशन ट्यूब के थ्रू पोर करता है, ट्यूबुलर फॉर्म में ग्लैंड होता है। अब ये फॉर्म कैसे होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड फॉर्म होता है स्टमक के जो इनर वॉल होता है उसका फोल्डिंग से। अब जैसे कि स्टमक हुआ, इसका जो इनर वॉल हुआ, अंदर में जो वॉल हुआ, इसी का फोल्डिंग से, यहाँ पर भी वॉल होता है इनर वॉल, तो उसी का फोल्डिंग, अंदर में फोल्डिंग बना हुआ होता है, उसी का फोल्डिंग में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाया जाता है, उसी का फोल्डिंग्स के कारण गैस्ट्रिक ग्लैंड बनता है। तो न्यूमरस होता है माइक्रोस्कोपिक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ इनर वॉल ऑफ स्टमक। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट क्या करता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेशन में। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 टाइप के सेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं। अब सेक्रेटरी सेल्स कहने का मतलब जो सेल कोई चीज़ सेक्रेट करे, सेक्रेटरी सेल कहते हैं। तो 3 टाइप के सेक्रेटरी सेल पाए जाते हैं। अब कौन कौन सा है वो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, वो हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना है। सो अब हम लोग देखते हैं कि सेक्रेटरी सेल सेक्रेट क्या करता है, या अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या है। सो गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन में सबसे पहला चीज़ है एंजाइम पेप्सिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम पेप्सिन। उसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज, थोड़ा सा लाइपेज भी सेक्रेट होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, हम लोग सोच भी नहीं सकते हमारे स्टमक में HCl सेक्रेट होता है, और वो भी कोई नॉर्मल HCl नहीं, बहुत ही ज़्यादा हाई पावर का एसिड होता है HCl जो सेक्रेट होता है। इतना हाई होता है कि इसमें अगर ये एसिड निकाल कर अगर बाहर दे दिया जाए, उसमें आप हाथ डालिएगा तो आपका हाथ गल जाएगा, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है ये HCl, फिर भी हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। सो अब देखते हैं कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट है तो हमें क्यों नहीं कुछ हानि पहुंचा रहा है, मतलब उसका इफेक्ट हमारे स्टमक में भी तो होना चाहिए जब इतना ही ज़्यादा कोरेसिव नेचर का है वो। अब देखते हैं क्या क्या मैकेनिज्म है इसका। सो फंक्शन हम लोग देखते हैं सबका। HCl का फंक्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सारा चीज़ इसी के कारण होता है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा, कुछ भी चीज़ डाइजेशन नहीं होगा प्रोटीन का हमारे स्टमक में। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग खाना नहीं खाते होंगे या सुबह से भूखे रह जाते हैं तो पेट में दर्द होता है, वो होता है क्यों, ज़्यादा HCl रिलीज हो जाता है, उसके कारण भी हो जाता है हमारे स्टमक में पेन।
सो HCl क्या करता है, मेक एसिडिक मीडियम, हमारे स्टमक के अंदर का मीडियम को एसिडिक बना देता है। उसके साथ साथ गैस्ट्रिक जूस को भी एसिडिक बना देता है। इसका pH क्या होता है 1.8 आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा एसिडिक है। इसका जो pH स्केल है, pH स्केल पर आप जाके देख सकते हैं कि 1.8 नेचर का कोई एसिड है वो कितना ज़्यादा एसिडिक है। सो ये बहुत ज़्यादा कोरेसिव नेचर का होता है। अब क्या करता है HCl, सलीवा के एक्शन को स्टॉप कर देता है। अब जैसे कि माउथ में जो डाइजेशन हो रहा था सलीवा के थ्रू, सलेवरिया माइलेज के थ्रू जो फूड का स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था, उसको स्टमक में आने पर HCl रोक देता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सलीवा अल्कलाइन नेचर का था अल्कलाइन नेचर का और स्लाइटली अल्कलाइन था, थोड़ा सा अल्कलाइन था, लेकिन HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए उसका जो एक्शन होता है सलीवा का एक्शन उसको स्टॉप कर देता है। अब HCl का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, एक्टिवेट इंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन जो इंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। उसके साथ साथ HCl हमारे स्टमक के अंदर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको किल कर देता है। कोई भी अगर एक्सटर्नल हम लोग कोई चीज़ खा रहे हैं उसके साथ कोई बैक्टीरिया अगर चला जाता है तो उसे भी किल कर देता है HCl। उसके साथ साथ जो हम लोग खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, उस फूड को डिसॉल्व करता है, सॉफ्टन करता है, मतलब कि मुलायम कर देता है, उसको तोड़ देता है स्मॉलर फॉर्म में HCl, ताकि डाइजेशन जल्दी से जल्दी हो सके। अब कोई भी एसिड रहेगा, एसिड तो आप लोग जानते होंगे, सुने भी होंगे, सुनार का दुकान में गए होंगे अगर तो, कि सुनार लोग क्या करता है एसिड में सोना को डाल देता है तो पिघल जाता है। तो वही हाल है, एसिड है, एसिड में फूड पार्टिकल को डालते हैं तो सॉफ्ट होकर मुलायम होकर पिघलने लगता है, उसमें स्मॉलर पार्टिकल में टूटने लगता है। सो HCl का मेन फंक्शन क्या हुआ, मीडियम को एसिडिक बनाता है, इंजाइम को एक्टिव करता है और बैक्टीरिया को किल करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद पेप्सिन इंजाइम क्या करता है, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन है क्या, तो पेप्सिन एक तरह का इंजाइम है, प्रोटीलाइटिक इंजाइम है। प्रोटीलाइटिक इंजाइम कहने का मतलब जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। सो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। और पेप्सिन बिना एसिड के एक्टिव नहीं हो सकता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि HCl क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करता है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सिर्फ एसिड जब प्रेजेंट होगा तभी पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होगा, ऐसे वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। सो पेप्सिन एंजाइम करता क्या है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पर एक्ट करता है और उसे स्मॉलर फॉर्म में तोड़ देता है पेप्टाइड। पेप्टाइड है क्या, प्रोटीन का स्मॉलर फॉर्म है, बस इतना जान लीजिए। प्रोटीन जो हुआ, प्रोटीन मान लीजिए ये पेन हुआ, ये प्रोटीन हुआ, और इसे स्मॉलर फॉर्म में तोड़ दिया तो ये पेप्टाइड हो गया। अब पेप्टाइड को भी इसके अंदर का आइटम जो निकाल देंगे तो वो अमीनो एसिड हो जाएगा प्रोटीन का। सो उसी तरह प्रोटीन का स्मॉलर फॉर्म हो गया पेप्टाइड, तो प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड में बदल देता है। इसके साथ साथ ही म्यूकस का भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। म्यूकस सीक्रेट होता है हमारे स्टमक में, उसका फंक्शन है कि हमारे स्टमक के वॉल्स को बचाता है HCl के कोरेसिव नेचर से। नहीं तो HCl इतना ज़्यादा एसिडिक है, जैसे कि हम लोग देखें 1.8 pH है उसका, तो क्या करेगा, हमारे स्टमक के वॉल को हार्म पहुंचाने लगेगा, हमारे स्टमक के वॉल को वो नुकसान पहुंचाने लगेगा। सो म्यूकस करता है क्या, उसी से प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक के वॉल को। अगर म्यूकस सीक्रेट नहीं हो किसी कारणवश या म्यूकस का सेक्रेशन कम जाए तो HCl हमारे स्टमक के वॉल्स को हार्म पहुंचाने लगेगा, मतलब कि हमारे स्टमक के वॉल को डैमेज करने लगेगा। और उस कंडीशन में एक डिजीज हो जाता है अल्सर, नाम सुने होंगे आप लोग, अल्सर हो जाता है। सो अल्सर मेनली होता है क्या है, म्यूकस के प्रॉब्लम के कारण भी होता है। म्यूकस का सेक्रेशन कम हो जाता है या रुक जाता है तो उसके कारण भी अल्सर। तो स्टमक के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो जानते ही एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। इंटेस्टाइन दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। सो स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, 6 मीटर करीब 6 मीटर का लंबा है, ट्यूबुलर है और क्वाइल्ड पार्ट में है। ये क्वाइल्ड पार्ट हुआ ना, यही है स्मॉल इंटेस्टाइन, लंबा है 6 मीटर का, ट्यूबुलर है और क्वाइल्ड फॉर्म में है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग, ट्यूबुलर, क्वाइल्ड। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड यहीं पर होता है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का और एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होता है और डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, पूरा डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते क्यों, और ऐसा बात नहीं है कि इसका लेंथ छोटा है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ बड़ा है, ऐसा नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन
सिर्फ 1.5 मीटर लॉन्ग है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग है। फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो लूमेन है, मतलब कि इसका जो ट्यूबुलर फॉर्म में जो फॉर्म हो रहा है उसका विड्थ छोटा है, मतलब कि वो नैरो है। अब जैसा कि सपोज करिए कि ये इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लॉन्ग इंटेस्टाइन है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में है क्या, इसका जो ये विड्थ है, इसके अंदर का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसका स्पेस ज़्यादा है। लेकिन वही अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का बात करें, इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन सपोज किए, तो इसके अंदर का विड्थ छोटा है, मतलब कि नैरो है। सो वही चीज़ इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो ट्यूब है वो नैरो ट्यूब है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब ड्यूडेनम है क्या, ड्यूडेनम सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टमक हुआ, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन शुरू होता है, तो यहाँ पर ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसा, यही हुआ ड्यूडेनम, यही पार्ट होता है ड्यूडेनम, सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। सी शेप्ड वहाँ पर बन रहा है ना, सी शेप्ड स्ट्रक्चर। प्लस वहाँ पर क्या होता है, बाइल और पेनक्रिएटिक डक्ट ओपन होता है। बाइल जो कि लिवर का सेक्रीशन है और पेनक्रिएटिक डक्ट दोनों आकर यहाँ पर ओपन होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिवर हुआ, इसका बाइल डक्ट और पेनक्रिया का दोनों डक्ट आकर ड्यूडेनम में ही ओपन होता है ताकि डाइजेशन हो सके। उसके बाद जेजुनम, पहले इलियम के बारे में जान लेते हैं। जेजुनम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इलियम क्या है, इलियम लास्ट पार्ट है। यहाँ वाला ये जो पार्ट हुआ, इस पार्ट को इलियम कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट भी करता है। वहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है, इलियोसिकल वाल्व, उसके बारे में जानना नहीं है, बस ये जान लीजिए इलियम होता है, लास्ट पार्ट होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। अब जो जेजुनम है, जेजुनम जो वर्ड है इसका लैटिन में मीनिंग होता है एम्प्टी, मतलब कि खाली। और ऐसा क्यों, अब ऐसा इसका माना भी जाता है कि जब भी कोई आदमी मर जाता है, मतलब कि डेथ हो जाता है किसी भी आदमी का, उसके बाद उसका जो जेजुनम वाला पार्ट होता है, पेट के अंदर का जो जेजुनम पार्ट, वो हमेशा एम्प्टी होता है, उसमें कभी भी फूड पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है। अब क्या है इसके पीछे का तुरंत ये तो नहीं जानते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जेजुनम हमेशा एम्प्टी पाया जाता है आफ्टर डेथ। जेजुनम तो यही हुआ, ये पूरा क्वाइल्ड वाला पार्ट हुआ ना, यही जेजुनम हुआ। ड्यूडेनम ये हो गया, इलियम ये हो गया, और ये क्वाइल्ड पार्ट जेजुनम हो गया। उसके बाद अब इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में ये प्रेजेंट होता है, विली और माइक्रोविली, माइक्रोविलाई, विलाई और माइक्रोविलाई। अब विलाई और माइक्रोविलाई है क्या, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर का जो वाल हुआ, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन उसका जो अंदर का वाल हुआ, वो क्या, वो फोल्डेड होता है, खुद ही फोल्डेड होता है, मतलब ऐसे ऐसे करके फोल्डेड होता है अंदर से। और ये जो फोल्ड होता है तो ये प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको कि हम लोग विलाई या माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इसे कैसे अमीबा में स्यूडोपोडिया बनता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसी तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हुआ। अब ये विलाई हो गया, आप लोग देख सकते हैं फोल्डिंग से विलाई बना। अब इसके ऊपर भी यहाँ पर फोल्डिंग बना हुआ होता है, ऐसा ऐसा फोल्डिंग, विलाई के ऊपर भी छोटा छोटा फोल्डिंग बना हुआ रहता है। तो ये छोटा छोटा जो फोल्डिंग बना हुआ रहता है इसको माइक्रोविलाई बोलते हैं। अब ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्यों है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए होता है ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मतलब कि लार्ज सरफेस एरिया रहेगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। जो एब्जॉर्प्शन इस हैंड से हो सकता है, मतलब इस हैंड का इस सरफेस से, उससे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ये पूरा सरफेस से हो सकता है ना। उसी तरह ऐसा यहाँ पर फोल्डिंग बनकर इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, जिससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब विलाई और माइक्रोविलाई में होता क्या है, तो विलाई में हर विलाई में जितना भी विलाई होगा, अब यहाँ पर मिलियंस ऑफ विलाई पाए जाते हैं, तो हर विलाई में ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी पाया जाता है, क्योंकि एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिएंट्स या जो भी डिसॉल्व फूड पार्टिकल है, सोल्यूबल पार्टिकल है, वो सब एब्जॉर्ब होकर यहीं से ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। अब ये तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग लीवर और पेनक्रियास के बारे में आराम से पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा इतना। लार्ज इंटेस्टाइन बहुत छोटा टॉपिक है, लार्ज इंटेस्टाइन का उतना कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी उसका कुछ मेन इंपॉर्टेंस है।
लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि लार्ज है। अब लार्ज इसका लेंथ नहीं, इसका विड्थ लार्ज है, मतलब कि इसका जो ट्यूब है वो लार्ज है। सो इसका लेंथ अबाउट 1.5 मीटर, करीब करीब 1.5 मीटर लंबा होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले ये थोड़ा वाइडर होता है, इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब 3 पार्टों कौन कौन है? तो सीकम, कॉलन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड था, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब सीकम वाला कौन सा पार्ट हुआ? तो ये जो पार्ट हुआ, ये जो यहाँ पर इलियम था, इलियम आकर लार्ज इंटेस्टाइन में जो खुल रहा है, तो ये वाला जो पार्ट हुआ ये सीकम का पार्ट हुआ। ठीक है, तो सीकम का पार्ट हुआ। अब सीकम क्या है? तो सीकम हम लोग में, इंसान में वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन कहने का मतलब इसका कोई फंक्शन नहीं है, यूजलेस है। समझिए, इसका कोई फंक्शन नहीं है, यूजलेस है। वो होता क्या है यहाँ पर? तो सीकम में सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है मेनली। अब सेल्यूलोज तो हम लोग खाते नहीं है, घास फूस तो खाते नहीं है, घास में ही ज़्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है। सो सेल्यूलोज का डाइजेशन सीकम में होता है, इसलिए हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है। और हर्बीवोरस जो हुआ, जो कि पेड़ पौधा को ज़्यादा खाते हैं जो जानवर, उसमें सीकम का यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर डाइजेशन होता है। अब इसमें होता क्या है? कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, माइक्रोबायोट पाए जाते हैं, जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। उसके बाद अब कॉलन का रीजन आया। तो कॉलन है क्या? ये वाला जो पार्ट हुआ, यही कॉलन हुआ। अब कॉलन भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, एक और कॉलन होता है, अभी ध्यान में नहीं है। 3 टाइप का कॉलन भी होता है। सब अभी कुछ नहीं पढ़ना है, 10th में सब हायर क्लासेस में पढ़ना है। उसके बाद फिर रेक्टम का रीजन होता है। अब रेक्टम का रीजन ये वाला हुआ, रेक्टम का रीजन। अब रेक्टम का क्या फंक्शन है? तो रेक्टम करता क्या है? रेक्टम स्टोरेज करता है फिशेज मटेरियल का। अब देखिए, अब इसका तो उतना कुछ इंपॉर्टेंस है दिखा नहीं हम लोग को अभी तक, ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है पूरा एलिमेंट्री कैनाल में मोस्टली। अब लार्ज इंटेस्टाइन में है क्या? तो लार्ज इंटेस्टाइन भी इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि यहाँ पर फिशेज स्टोर होता है, मतलब कि जो भी फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है फूड के डाइजेशन के बाद, जो इसको रिमूवल चाहिए, वो सब रिमूव होता है और उसका टेम्पोररी स्टोरेज बनता है रेक्टम। और लार्ज इंटेस्टाइन की रेक्टम पार्ट में उसका टेम्पोररी स्टोरेज बनता है। अब फिशेज हो यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, एक्यूमुलेट होता है, यहाँ पर आकर जमा होता है और डेली सुबह सुबह हम लोग एक्यूप्रेशर से उसे रिलीज कर देते हैं। सो अब लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में सारा चीज़ का एब्जॉर्प्शन लगभग यही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, उसके साथ साथ कुछ ड्रग्स, मतलब कि कुछ दवाई वगैरह हम लोग खा रहे हैं तो उसका भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद अब जो लास्ट पार्ट बच जाता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो होता है एनस। अब एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होता है और एनस पर आकर एंड होता है। एनस ये वाला रीजन हुआ एनस। और एनस है क्या? तो एनस ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जिसके थ्रू हम लोग वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट कर देते हैं। मतलब कि ये ऐसा ऑर्गन है जो कि मदद करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल में हमारे बॉडी से। अब हम लोग आराम से पढ़ते हैं लीवर और पेनक्रियास के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है लीवर और पेनक्रिया के बारे में और कैसे कैसे वो डाइजेशन यहाँ पर करता है। एब्जॉर्प्शन का तो हम लोग देख लिए कि विलाई और मैक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन कर देता है। अब हम लोग देखते हैं कि डाइजेशन किस तरह से होता है वहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास एंड देयर सेक्रीशन। और यहाँ पर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स का भी सेक्रीशन यहीं पर होता है। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बताए थे इंटेस्टाइन में होता है, उसका भी सेक्रीशन यहीं पर होता है, उसका भी इंपॉर्टेंस है। तो सब अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं लीवर और पेनक्रियास का क्या रोल है। पहले हम लोग ये जान लेते हैं लीवर और पेनक्रिया दोनों सेक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, ड्यूडेनम यहाँ वाले पार्ट में, ड्यूडेनम पार्ट में लीवर और पेनक्रिया अपना सेक्रीशन करता है। अब दोनों को बारी बारी पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं लीवर के बारे में। सो लीवर क्या करता है? लीवर एक ग्लैंड है, मतलब ये जान लीजिए लीवर एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। लीवर क्या करता है? बाइल जूस को सेक्रेट करता है। लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है। इसका वेट, वजन अबाउट 1.2 to 1.5 kg, 1.5 kg के करीब इसका वजन होता है लीवर का।
अब लीवर में भी दो लोब होता है, अपर लोब और लोअर लोब, और दोनों लोब अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड भी होता है। अब लीवर के जस्ट नीचे होता है गॉल ब्लैडर। ये लीवर देख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर गॉल ब्लैडर है, येलो टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर करता है क्या, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को सेक्रेट करता है। लीवर जो भी बाइल जूस प्रोड्यूस करता है उसका टेम्पोररी स्टोरेज जाकर गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल है क्या, तो बाइल एक तरह का जूस हुआ, बाइल जूस। हाँ, बाइल जूस ग्रीनिश येलो कलर का है, ग्रीनिश येलो, हल्का ग्रीन और येलो टाइप का जूस है बाइल। बाइल में होता है क्या, तो बाइल में बेसिकली बाइल साल्ट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, बाइल पिगमेंट्स होता है, और भी चीज़ प्रेजेंट होता है। मेनली यही तीन है, बाइल साल्ट, बाइकार्बोनेट, बाइल पिगमेंट। अब कौन कौन बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो बाइल पिगमेंट में दो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, बिलीरुबिन एंड बिलीबर्डिन। उसका कोई यूज नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस उसका नहीं है, बस हम लोग जान लेते हैं इसी तरह उसके बारे में। अब फंक्शन देख लेते हैं क्या है बाइल जूस का। तो बाइल जूस करता है क्या है, अल्कलाइन मीडियम बनाता है ताकि पैनक्रिएटिक एंजाइम आकर उस पर एक्ट कर सके। अब क्या था, माउथ में सलीवा अल्कलाइन मीडियम बनाया था, वहाँ पर एक्ट कर रहा था। स्टमक में HCl क्या किया था, एसिडिक मीडियम बनाया था ताकि वहाँ पर पेप्सिन एंजाइम एक्ट कर सके। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में फिर से मीडियम बदलता है। इंटेस्टाइन में बाइल जूस का मेन फंक्शन आ जाता है अल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए। और इंटेस्टाइन का मीडियम अल्कलाइन बना देता है ताकि पैनक्रियाज जो भी अपना सिक्रीशन करे वो आकर उस पर एक्ट कर सके। उसके बाद अब क्या, इसका एक और फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब बाइल जूस में जो ये बाइल साल्ट प्रेजेंट होता है, बाइल साल्ट के कारण फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन करने का मतलब फैट का जो लार्जर ग्लोब्यूल है, बड़ा बड़ा जो फैट का जो गोला है हमारे भोजन में, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। मान लीजिए लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, इस पर बाइल साल्ट एक्ट किया, इसको छोटे छोटे फैट पार्ट में तोड़ दिया, फैट का छोटा छोटा मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। सो वही काम करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर देता है बाइल साल्ट ताकि इस पर पैनक्रिएटिक एंजाइम्स एक्ट कर सके। और ये जो अल्कलाइन मीडियम बनाता है बाइल साल्ट, बाइल जूस बनाता है, वो बाइकार्बोनेट्स के कारण बनाता है, और इमल्सिफिकेशन बाइल साल्ट के कारण। अब बाइल पिगमेंट का भी एक और रोल है, इसका एक और वेस्टिजियल रोल है, समझ लीजिए। बाइल पिगमेंट का क्या रोल है कि हमारे फीसेस को येलो कलर देता है। जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से एनस के थ्रू रिमूव होता है, एक्सक्रीट होता है, उसको येलोइश कलर देने का काम बाइल पिगमेंट ही करता है। वो बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन। अब आप लोग छोटा बच्चा देखते होंगे, छोटा बच्चा जब लैट्रिन कर देता है, बाथरूम कर देता है, तब उसका जो होता है फीसेस वेस्ट मटेरियल वो येलोइश कभी पहले तो येलोइश आना शुरू कर देता है, लेकिन उससे पहले जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त उसका येलोइश नहीं होता, थोड़ा ग्रेइश टाइप का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन उसमें ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट नहीं हो पाता है, इस वजह से वैसा होता है। तो ये हो गया लीवर के बारे में। अब पैनक्रियास के बारे में देख लेते हैं। पैनक्रिया है क्या, तो येलो कलर का ग्लैंड है। इसका अगर आप हम डायग्राम इसका दे देंगे तो डायग्राम में देखिएगा तो येलो कलर का यहाँ पर ग्लैंड ये शो करेगा। पैनक्रियास यही है, येलो कलर का ग्लैंड है। स्टमक के बिहाइंड, स्टमक के पीछे इसका पोजीशन होता है। स्टमक के थोड़ा सा पीछे रहता है, स्टमक से झपा हुआ रहता है, स्टमक के पीछे इसका पोजीशन होता है और स्टमक के नीचे। अब क्या है पैनक्रियास में क्या होता है, तो पैनक्रियास कंटेन पैनक्रिएटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड मेनी अदर्स। और भी चीज़ पैनक्रिएटिक अमाइलेज, पैनक्रिएटिक जूस में पैनक्रिएटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और भी चीज़ उसमें प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है पैनक्रिएटिक जूस का वो देख लेते हैं। अब पैनक्रिएटिक जूस में जो पैनक्रिएटिक अमाइलेज होता है वो करता क्या है, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। मैंने बताया था कि माउथ में 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। लेकिन उसके बाद जो रेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बचा उसका डाइजेशन कहाँ होता है, यहाँ पर आकर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस पर पैनक्रिएटिक अमाइलेज एक्ट करता है और इसे तोड़ देता है डाइसेकेराइड में। उसके बाद जो प्रोटीन हुआ, प्रोटीन पर अब ट्रिप्सिन एक्ट किया। ट्रिप्सिन एंजाइम जो इसमें है पैनक्रिएटिक जूस में, वो प्रोटीन पर एक्ट करता है और उसे पेप्टाइड में तोड़ देता है और अमाइनो एसिड में तोड़ देता है। अब हम लोग स्टमक में भी देखे थे कि प्रोटीन पर एक्ट करता है तो पेप्टाइड में तोड़ता है, यहाँ पर भी तोड़ता है। तो होता है ऐसा कि वहाँ पर सारा डाइजेशन नहीं होता है प्रोटीन का, जो बचता है डाइजेशन वो डाइजेशन यहाँ पर भी होता है, जिसको
पेप्टाइड में वो तोड़ता है, और जो पहले से पेप्टाइड में है उस पर एक्ट करके उसको अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद आ गया फैट्स। अब यहाँ पर जो लाइपेज है, लाइपेज एक्ट करता है फैट्स में, इमल्सिफाइड फैट्स पर। इमल्सिफाइड फैट यहाँ पर लीवर का बाइल साल्ट जो है वो यहाँ पे इमल्सिफिकेशन का काम करता है, छोटा छोटा ग्लोब्यूल में तोड़ देता है, और यही इमल्सिफाइड फैट यहाँ पर इमल्सिफाइड फैट इसी पर लाइपेज एक्ट करता है और इसे फिर ब्रेक डाउन करता है ट्राइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड। अब ये तो हो गया पैनक्रिएटिक जूस के बारे में। अब हम लास्ट हम लोग का टॉपिक बच गया है इंटेस्टिनल ग्लैंड और इंटेस्टिनल जूस, और उसके बाद डाइजेशन इन ह्यूमन कंप्लीट हो जाएगा। सो लास्ट जो हमारा है इंटेस्टिनल ग्लैंड, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होता क्या है, तो इंटेस्टिनल मतलब ग्लैंड ही है, वो प्रेजेंट कहाँ होता है, तो इंटेस्टिनल ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो हुआ, इसका जो वॉल हुआ, इसी में ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट करता है। इंटेस्टिनल जूस में होता क्या क्या, तो इंटेस्टिनल जूस में बहुत सारा न्यूमरस इंजाइम्स होता है, बहुत सारा इंजाइम पाया जाता है जो कि फाइनल कंप्लीट डाइजेशन करता है फूड का। मतलब ये तो हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन करवाता कौन है, इंटेस्टिनल जूस। अगर ये नहीं रिलीज होगा तो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, हमारे फूड पार्टिकल्स का कंप्लीट डाइजेशन नहीं। फाइनल कंप्लीट डाइजेशन करवाता है इंटेस्टिनल जूस। फाइनली कंप्लीट डाइजेशन कराता है इंटेस्टिनल जूस। किस चीज़ का, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट यही तीनों का डाइजेशन होता है। तो करता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट को फाइनली ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में, प्रोटीन को फाइनली ब्रेक डाउन कर देता है अमाइनो एसिड में। प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट यूनिट अमाइनो एसिड हुआ, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज हुआ, मतलब ये सोल्यूबल हो जाता है ये सब। उसके बाद फिर फैट जो हुआ, फैट को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड में। फैटी एसिड इसका सिंपलेस्ट यूनिट हुआ, फैटी एसिड, और इसके साथ साथ ग्लिसरॉल में भी ब्रेक डाउन करता है। सो फैट फाइनली लास्ट में ये दो पार्ट में डिवाइड आकर ब्रेक डाउन होता है ग्लिसरॉल में। वहाँ पर ट्राइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में ब्रेक डाउन हो रहा था ना फैट, वही फिर ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वहाँ पर प्रोटीन पेप्टाइड में हो रहा था और अमाइनो एसिड में, और जो पेप्टाइड बच जाता है उसको फिर अमाइनो एसिड में कर देता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो वहाँ पर रहता है, जो स्टार्च डाइसेक्राइड में होता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। डाइसेक्राइड भी बेसिकली एक तरह का ग्लूकोज ही है, लेकिन उसको ग्लूकोज में जो भी बचा रहता है सबको फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सो ये तो हो गया इंटेस्टिनल ग्लैंड। यहाँ पर डाइजेशन का मेन पार्ट खत्म हो गया। अब एब्जॉर्प्शन हम लोग जान लेते हैं। और एब्जॉर्प्शन के लिए तो हम लोग देखें ही, हमारे इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, जिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, बहुत सारा संख्या में होता है, जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज पाया जाता है जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो उसमें एब्जॉर्प्शन उसके बाद होता है, डाइजेशन के बाद उसके बाद एसिमिलेशन। अब जो चीज़ एब्जॉर्ब हुआ उसको यूज कैसे करेंगे, तो जो भी चीज़ एब्जॉर्ब हुआ वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ जहाँ उसका यूज होता है, और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद फिर रेस्पिरेशन की मदद से ऑक्सीडेशन करके एटीपी जनरेट किया जाता है, एनर्जी यूज किया जाता है, और जो जिस फॉर्म में भी उसका यूज हो उसको यूज किया जाता है। उसके बाद फिर लास्ट में होता है इजेशन, जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ उसको एक्सक्रीट कर देना, शरीर से बाहर निकाल देना, उसी को इजेशन बोलते हैं। अब हो गया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग खत्म। एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या मेन प्रोसेस हुआ पूरा। सबसे पहले हम लोग फूड इंटेक किए माउथ के थ्रू। माउथ एक स्पेशल ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग में, दो लिप्स से गार्डेड होता है। इंटर करने के बाद बकोफेरेंजियल कैविटी में इंटर करता है। बकल कैविटी जो ये पूरा कैविटी होता है, चिक्स और गम्स और टीथ के अंदर जो पूरा कैविटी होता है वो बकल कैविटी हुआ। उसमें टीथ प्रेजेंट होता है, गम्स प्रेजेंट होता है, टंग्स प्रेजेंट होता है, और वहाँ पर 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं, टंग पाया जाता है, और वहाँ पर सलाइवा रिलीज होता है। अब सलाइवा के अंदर सेलेब्रियम माइलेज होता है जो कि स्टार्च पर एक्ट करता है, 30% स्टार्च पर उसको ब्रेक डाउन करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो पार्ट बचता है, जो फूड होता है, वो फिर इनगल्फ किया जाता है, स्वेलो किया जाता है, और वो फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स के थ्रू ऑसोफेगस में आता है। ऑसोफेगस में फिर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसकी मदद से ये हमारे स्टमक में आ जाता है। अब ऑसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, और माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का, माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन।
और स्मॉल इंटेस्टाइन में सब चीज़ का डाइजेशन होता है। तो उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 4 पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, सॉरी, स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। अब स्टमक में भी सेक्रेटरी सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि HCl, म्यूकस और पेप्सिन रिलीज करते हैं। अब HCl क्या करता है बेसिकली, तो वो बैक्टीरिया को किल करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। और पेप्सिन करता है क्या है, पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड में। और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हमारे स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है। उसका जो फूड पार्टिकल होता है वो आगे पुश्ड हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ड्यूडेनम का जो पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम सबसे लास्ट वाला, जेजुनम मिडल वाला और ड्यूडेनम सी शेप्ड। अब ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम में लीवर और पेनक्रिएटिक का ओपनिंग होता है। सो लीवर अपना बाइल जूस सेक्रेट करता है, पेनक्रिएज अपना ये सेक्रेट करता है और वहाँ पर लीवर करता है क्या है, लीवर का बाइल साल्ट फैट को इमल्सिफाई करता है, उसका बाइकार्बोनेट अल्कलाइन मीडियम बनाता है, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद वो अल्कलाइन मीडियम बनाता है ताकि पेनक्रिएटिक जूस उस पर आए और एक्ट कर सके। उसके बाद फिर पेनक्रिएटिक जूस वहाँ पर जो रिलीज होता है उसमें से पेनक्रिएटिक अमाइलेज स्टार्च पर एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करता है। उसके बाद जो वहाँ पर ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पर एक्ट करता है। उसके बाद फिर जो वहाँ पर जो लाइपेज होता है, पेनक्रिएटिक लाइपेज, वो फैट पर एक्ट करता है। उसके बाद फिर फूड पार्टिकल मूव करता है, इलियम में आता है। इलियम के बाद फिर सीकम में आता है। सीकम जानते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन बींग में, क्योंकि सीकम में मेनली सेलुलोज का डाइजेशन होता है जो कि मेनली हर्बीवोरस कंज्यूम करता है, घास फूस ये सब, उसमें होता है मेनली सेलुलोज। उसके बाद फिर फूड पार्टिकल यहाँ से आकर फिर अपर मूव करता है इसमें कॉलम में। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में विली और माइक्रोविली इसका एब्जॉर्प्शन कर लिया। उसके बाद फिर इसमें आया, ये कॉलम के थ्रू मूव करना शुरू कर दिया। कॉलम में मूव कर रहा है तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स, जो भी चीज़ एब्जॉर्ब करना है वो एब्जॉर्ब होता है। फाइनली आके रेक्टम में स्टोर होता है और एनस में सुबह सुबह फिर रिलीज हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये हुआ ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट। अब यहाँ पर एक पार्ट देखेंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स यही होता है, कुछ नहीं, सीकम का यहाँ पर ब्लाइंड सैक इसको माना जाता है क्योंकि इसका कोई ओपनिंग नहीं होता है, एक ही ओपनिंग होता है, सिर्फ आता है, खुलता कहीं नहीं है। तो सीकम का एक पार्ट होता है अपेंडिक्स, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका भी कोई अथी नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आप लोग सुने होंगे कि अपेंडिक्स उखड़ गया, ऐसा सुने होंगे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा रहा है। तो अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन होता है उसको अपेंडेक्टोमी कहते हैं। उसमें करता है कि अपेंडिक्स को काट के हटा देता है। ऐसे भी इसका कोई यूज नहीं है, वैसे भी कोई यूज नहीं। सो ये हुआ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग फाइनली कंप्लीट। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। उसके बाद इस वीडियो का जो नोट्स है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। सो टिल देन कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस बायोलॉजी।